नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इसी कड़ी में आज आपके बीच बॉलीवुड के जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर विकी सेडाना सर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस मंच पर। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर, सन 2000 में आप जब पहली बार मुंबई आए, आप चंडीगढ़ से हैं और 2000 में जब आप पहली बार मुंबई आए, फिर आप वापस चले गए चंडीगढ़ और फिर दोबारा आपका मुंबई आना हुआ 2004 में। और उसके पहले भी चंडीगढ़ में सर आपने एक मोबाइल शॉप में आप जॉब करते थे, एयरटेल की फ्रेंचाइजी में आप जॉब करते थे वहाँ पे। और मुंबई में आने के बाद, यानी कि अगर मेरी जानकारी सही है तो दिसंबर 2004 में आप मुंबई शिफ्ट हो गए थे और फिर उसके बाद भी यहाँ पर भी आके आपने एयरटेल की फ्रेंचाइजी में जॉब करना शुरू किया। और सर कुछ समय बाद आपने वो जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि चंडीगढ़ में आपकी जितनी इनकम हो रही थी, उससे कम इनकम आपकी मुंबई में हो रही थी। ये एक रीज़न रहा और ये रीज़न रहा जब आपने एक कुछ अलग करने का सोचा और आपने कास्टिंग डायरेक्टर ना बनने के बजाय आपने सबसे पहले एज़ एन एक्टर इंडस्ट्री में ट्राई किया। सर ये क्या स्टोरी है? थोड़ा-सा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को अगर आप बताना मैं 97 एंड हाफ आई थिंक जून जुलाई का टाइम होगा। 1997 से मैं काम करना शुरू कर दिया था। तो आई स्टार्टेड माय करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन पैंजन फार्मा। उसके बाद मैंने कुछ आई थिंक 1-2 साल जॉब करने के बाद कुछ एयरटेल में काम किया। 2000 में मेरे एक दोस्त हैं, उनके एक दोस्त की शादी थी मुंबई में। तो हमने कभी बॉम्बे देखा नहीं था। हमने उसको बोला यार कि हमें भी आप ले चलो बॉम्बे। तो बोला यार कैसे? तो मैंने बोला एक काम करो, अपने दोस्त को बोलो कि शादी का कार्ड हमें भी भेज दे, तो इस बहाने हम भी आ जाएंगे, घर वालों को बोलने के लायक होंगे कि हमें शादी पे बुलाया गया तो हमें जाना है। तो ऐसे इस तरह संजोग बना, मैं बॉम्बे आया। तो मुझे बॉम्बे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। 7-8 दिन के लिए हम लोग 10 दिन के लिए करीबन कुछ रहे वहाँ पे बॉम्बे में। उसके बाद मैं वापस चला गया, रोजमर्रा रूटीन। देन मैंने एयरटेल के साथ काम करना शुरू कर दिया। कुछ 3.5-4 साल मैंने एयरटेल के साथ काम किया। तो मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ बेटर कुछ मुझे लाइफ में कुछ करना था। तो आई थॉट कि कुछ शहर चेंज करते हैं, कुछ बड़े किसी मेट्रो सिटी में जाते हैं। तो तब मुझे दिल्ली इतना पसंद नहीं था, हालांकि आप बहुत पसंद है, तब इतना मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं बॉम्बे में जा चुका हूँ, बॉम्बे में थोड़े 10 दिन रह चुका हूँ, अच्छा लग रहा मुझे बॉम्बे में रह के। तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। तो मैं कभी मीडिया या कभी फिल्म लाइन या कभी बॉलीवुड में एंटर करने के लिए बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुआ था। तो मेरा ऑलवेज मोटिव था टू डू सम गुड वर्क, कुछ अच्छा बेटर काम करने के लिए, कुछ बेटर पैसा कमाने के लिए। तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। एक और मजेदार इंसिडेंट याद आ रहा है कि आपने अपने पवई में अपने एक दोस्त के यहाँ घर पे भी आप समय रुके जो कि पेशे से एक्टर था और आपने वो उसकी वो लाइफ देखी, वो घर देखा और सब कुछ देखा और ये आपको समझ में आया कि इसमें इस फील्ड में बहुत पैसे हैं और इसमें कुछ करना नहीं है, एक्टिंग में कुछ करना नहीं होता, सिर्फ फोटोज क्लिक करानी होती हैं और भेजनी होती हैं और उसी से हमें काम मिल जाता है। और आपको वैसे काम मिला भी 2006 में शानू शर्मा जी ने आपको पहली फिल्म के लिए कास्ट किया था। तो सर वो शायद आपकी पहला जो आपका एक ब्रेक था मुंबई शहर में एज़ एन एक्टर एक्चुअली आपने स्टार्ट किया था। शायद बहुत कम हमारे ये दर्शक जानते होंगे कि आपका जो मुंबई में जो पहला जो सफर जो शुरुआत जो आपने की है वो एज़ एन एक्टर की है। तो बेसिकली आपने 2 चीजें मिक्स की। यस। मैंने किसी और की लाइफ को देखा था कि मतलब ये फोटो खिंचवानी होती है और एक्टर बनना होता है, और सेम टाइम पे मेरे कोई जानने वाले थे। तो मेरे भैया के दोस्त हैं मुकेश ऋषि जी, जो अच्छा। एक्टर मुकेश ऋषि में, उनके घर पे मैं दिवाली पे गया था। ऐसे मतलब तब मैं बॉम्बे में नया नया था, तो मैं उनके हुँ। घर पे गया था। तो मैंने देखा उनका घर बहुत खूबसूरत था पवई में। तो आई हुँ, हुँ, थॉट हुँ, यार हुँ। ये तो बहुत मतलब अच्छा है। आप मतलब फिल्म लाइन में रह के एक्टिंग करके काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। ठीक है। सो मुझे वो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट तब आई थी कि बॉलीवुड में फिल्म लाइन में एक्टिंग करके आई थिंक यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। यस सो सर। वहां से मेरा थोड़ा इंस्पिरेशन बॉलीवुड की तरफ बना।
फिर मैंने Okay. किसी और से मिला और मैंने देखा कि ये तो बहुत इजी है, फोटो खिंचवाओ और मतलब अपना एक्टिंग स्टार्ट कर दो। ये तो बाद में पता चलता है कि जब आप 9 टेक सेट पे देते हो, डायरेक्टर आपको गाली देता है, उसके बाद क्या होता है। जी सर। जो मेरी पहली पिक्चर थी वो थी खोया 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 चांद, चांद। जिसे यस सर। हाँ, जिसमें मुझे शानू शर्मा ने कास्ट किया था। जी जी सर। कुल मिला के मैंने कुछ 45 दिन का शूट किया था। ओके एंड सर। बहुत छोटा रोल था, बट मुझे बहुत सीखने को मिला। सेट पे विनय सर थे, विनय पाठक सर, सौरभ सर थे, सौरभ शुक्ला, रजत कपूर, और जी जी। ये और भी काफी सपोर्टिंग में बहुत लोग थे। इवन सोहा थे, शाइनी ऊर्जा थे, देयर लॉट ऑफ पीपल, जिससे छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली। ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे मजेदार मेरा वो रहा, क्योंकि काफी लंबा देर वो शूट चलता रहा। और मुझे लगता था ठीक है, जाओ सेट पे जाओ, अपना जाके सेट एक कोना पकड़ के चेयर पे बैठ जाओ, लोगों को देखते रहो। ठीक है, जिन चेहरों को आपने हमेशा फिल्म सिनेमा में देखा है, ऑन स्क्रीन देखा है, उसको जब लाइव देखते हैं पहली बार तो और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत इंटरेस्टिंग मजा आता है। सो मेरा जी सर। एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था। सर करीब 10 साल का समय बीत चुका है। 10 साल पहले अगर हम लोग कहें ये कास्टिंग डायरेक्टर जैसा ये जो जॉब है, ये जो प्रोफेशन है, ये पिछले 10 साल में अगर हम लोग देखें, ये पूरे तरीके से इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोफेशन बहुत ज्यादा अच्छे से अब स्टेब्लिश हो चुका है। पहले इस बारे में बहुत ज्यादा चीजें होती नहीं थी। डायरेक्टर ही फिल्म की कास्टिंग किया करते थे या असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म की कास्टिंग किया करते थे। 10 साल पहले सर आपकी एक फिल्म आई थी मनी है तो हनी है, जिसमें आप एज एन असिस्टेंट भी काम कर रहे थे और उसी में आपने कास्टिंग भी की थी और उसमें आपने एक कैरेक्टर भी किया था। तो 3 चीजें सर उसमें तो आपने एक साथ की थी। यस सर। बेसिकली उसमें मैंने एक्टिंग की थी यस सर। और मैंने एडी का काम किया था। हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर का क्रेडिट तो मुझे मिल गया था। ठीक ओके है, ओके। मुझे तब आता भी नहीं था और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि कास्टिंग कैसे होती है। सो मेरे उस फिल्म में एसोसिएट थे मिस्टर घंटेश्वर गुरु, जिन्होंने यस हमेशा सर। लाइफ में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सो बदौलत मुझे थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला। एंड वहीं से मतलब एक्चुअली जाके जब 2010 में मुझे लगा कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहिए, तो आई थिंक 2008 में जो मैंने एज ए एडी कास्टिंग की थी, तब जी मेरी जी वो जी। थोड़ा मेरे को इस तरफ झुकाव मेरा बढ़ा कि एज ए कास्टिंग डायरेक्टर मैं शायद काम कर सकता हूँ। ओके ओके सो सर। आपने बिल्कुल सही कहा, पहले एडी ही कास्टिंग कर लेते थे। ठीक है। जी जी। तो आई थिंक जब 2010 शुरू हुआ था, आई थिंक 8 और 9 और 10 शुरू होते होते तब कास्टिंग डायरेक्टर का चलन काफी तेजी पे था। तो जी बहुत जी से जी जी। लोग थे जो बहुत सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोला, बहुत लोग नहीं थे उसमें। आई थिंक गिने चुने कुछ लोग थे, जैसे अभिमन्यु रे, शानू शर्मा ऑलरेडी थे, जी जी। शानू शर्मा थी, फिर हनी त्रेयान थे, मुकेश छाबड़ा भी आई थिंक धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैला रहे थे। ठीक जी है। जी। उसके अलावा आई थिंक जोगी जी थे। तो ऐसे में वो 4-5 हम्म। नाम याद हैं जो मेरे जो सीनियर हैं और जो उस टाइम पे आई थिंक धीरे धीरे कास्टिंग डायरेक्टर बन रहे थे और काफी कुछ बन चुके थे और कुछ बन रहे थे। तो काफी अच्छे हम्म। तरीके से काम चल रहा है। सर बहुत ही एक लंबी लिस्ट है जिसमें आपने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम किया है और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिनमें से MS धोनी, एयरलिफ्ट, प्यार का पंचनामा, 1, 2, बेबी, उरी, दृश्यम और बहुत नाम बहुत सारे हैं। सर अभी 2010 में पहली बार आपने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, पहले तो एज एन असिस्टेंट, फिर आप उसने आपने आपने कास्टिंग भी की, उसके बाद एक बहुत ही लंबी लिस्ट हमारे पास आती है जहां पर आपने कास्टिंग की। तो सर हर फिल्म में कास्टिंग करने के बाद ऑब्वियसली उसका हर फिल्म का अनुभव आपका अलग रहा होगा, जर्नी अलग रही होगी कास्टिंग करने की। आज क्योंकि 10 साल का समय बीत चुका है, मैं सर आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम करना चाहते हैं या जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, आपके हिसाब से सर वो क्वालिफिकेशन क्या है? एक अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है? उसे किस किस चीजों में पारंगत होना पड़ता है एक अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए? तो सर इस बारे में। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज है, जी जी सर। अगर तो आप किसी को कास्टिंग एज ए कास्टिंग असिस्टेंट असिस्ट कर चुके हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप खुद ही अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से कास्टिंग डायरेक्टर बने हैं तो एकदम अलग चीज है। पर मेरे हिसाब से सबसे मेन और एक ही जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पेशेंस। ओके एज ए ओके। कास्टिंग डायरेक्टर यू नीड ए लॉट ऑफ पेशेंस।
मैंने बहुत फिल्मों में ऐसा हुआ है कि एक एक कैरेक्टर के लिए हमें 3-3 4-4 महीने खोज करते रहना, मिलते रहना, ऑडिशंस करते रहना, ठीक है। दैट इज जी जी मोर इरिटेटिंग। बहुत कभी-कभी बहुत इरिटेट हो जाते हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, यू कांट नॉट फिट फॉर दिस जॉब। सबसे मेरे लिए मैं जो लोगों को बोलना चाहूंगा, दैट इज अगर आप में पेशेंस नहीं है, यू कांट गेट इनटू दिस जॉब एंड ऑल। ओके 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 सर। द सेकंड, आपको रिसर्च बहुत करनी पड़ती है, यस सर। राइट। बहुत सी फिल्में आप देखते रहते हो, थिएटर्स प्ले देखते रहते हो, ठीक है, लोगों के बारे में पढ़ते रहते हो, आपको बहुत से लोगों को मिलना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे लोकल शहरों में जाके आपको उस भाषा या उस वैसी कास्टिंग करनी पड़ती है, तो देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च यू हैव टू डू दैट, यस सर ठीक यस है। सर। वो भी एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट की है, बिकॉज आजकल जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, कभी कभी आप एक पर्टिकुलर जोन की फिल्में देखते हो जो पर्टिकुलर रीजनल या रीजन में फिट हैं, तो उस हिसाब से दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी रिसर्च उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे आप एक फिल्म की कास्टिंग को जस्टिफाई कर सको। पेशेंस और आपका रिसर्च ये दोनों ही वर्क करता है। पेशेंस तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर दिन भर में शायद मेरे ख्याल से 100-200 या उससे भी ऊपर कॉल्स आपके पास आ जाते होंगे कि सर क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए। सो फोन्स, मैसेज, व्हाट्सएप यस सर मैसेज, मेल, यस सर पर्सनल यस सर। मीटिंग, ये कुल मिला के मतलब आपकी पूरी एनर्जी चूस लेते हैं। यस यस सर यस सर। सर मैंने अभी रिसेंटली मैंने राजकुमार हिरानी सर का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास एक्टर्स जो है अपनी फोटोज भेजते हैं। सर मुझे, मैं एक्टर हूँ, वो अपनी फोटोज भेजते हैं। और उनका कहना ये था कि मैं सिर्फ फोटो देखकर जज नहीं कर सकता कि आप कितने अच्छे एक्टर हो, जब तक आप अपना कुछ वर्क नहीं भेजते हो, या जब तक आप अपना कुछ, आपने जो किया हुआ है वो आप कुछ नहीं, आप मुझे मेरे साथ शेयर करते हो। सर तो ये आजकल के समय में मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो नया एक्टर जब पहली बार मुंबई शहर में आता है, उसको बहुत तरह के लोग मिलते हैं जो कि बोलते हैं पहले एक अच्छा फोटोशूट कराओ, एक बहुत अच्छा फोटोशूट होगा तो ही तुम्हारा कुछ काम बन सकता है आगे, तो ही तुम्हारे, तो ही तुमको सीरियसली लिया जाएगा। तो सर, और उस चक्कर में बहुत सारे एक्टर्स बहुत महंगा महंगा फोटोशूट कराते हैं, और उन फोटोज को लेकर फिर वो अब तो क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग हो चुका है, व्हाट्सएप के थ्रू या वो मेल के थ्रू अपनी फोटोज भेजते हैं। तो सर कितना कारगर तरीका है ये सिर्फ फोटोज से ये जज कर पाना कि ये एक्टर मुझे, ये एक्टर मेरे काम का है या नहीं काम का है। तो सर आपका क्या मतलब, आपके पास भी दिन भर में बहुत सारी फोटोज आती होंगी और इस तरीके की नाम के साथ नाम, एज और फोटोज आती होंगी, आपका सर क्या तरीका है, सिर्फ फोटोज को देखकर वो करना, जज करना, या फिर सो परफॉर्मेंस? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला राजू हिरानी साहब ने, ठीक है। सो फोटो देख के आज की डेट में आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते, ठीक है, पहले भी नहीं कर सकते थे। फोटोज देख के बेसिकली आप सामने वाले को थोड़ा लुक से आइडिया ले सकते हो कि हाँ ये मेरा थोड़ा लुक में जा रहा है, मैं इसको ऑडिशन कर सकता हूँ, जब मैं इसको आगे मिल सकता हूँ, या इसको सेकंड राउंड के लिए बुला सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप फोटो से आप और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई थिंक अभी मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, जब मुझे कोई जी जी सवाल पूछते हैं कि हम बॉम्बे आए हैं, क्या हमें फोटो शूट करवाना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ मैक्सिमम लोगों को मैं मना करता हूँ कि फोटो शूट करवाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ओके क्योंकि सर। फोटो, अच्छी फोटो खिंचवाने के लिए भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, राइट। यस सर अच्छी यस सर फोटो यस सर। खिंचवाने के लिए भी आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो कुछ टाइम के बाद आपको आता है। तो मैंने बहुत से एक्टर्स के देखे हैं, बहुत लोगों ने जो पहला पोर्टफोलियो करवाया था, जो पहली बार पिक्चर्स क्लिक करवाए थे, वो आई थिंक बहुत ही बुरे होते हैं, ठीक है। बिकॉज ओके। कभी कभी आपको फोटो खिंचवाने के लिए भी यूनिटी एक्सपीरियंस है ना, ऑल एंड ऑल, ठीक है। यस सर यस तो यस। मेरे हिसाब से भी आई एम टोटली एग्री विद राजू सर, ठीक है, कि विदाउट ऑडिशन, विदाउट उनका कुछ काम देखे बिना, विदाउट वीडियोस एंड ऑल एंड ऑल, हम लोग उनको कास्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने भी यही एक ट्रेंड चालू किया हुआ पिछले 4 साल से, जी जी सर करीबन जी सर। 3 साल हो गए हैं। हमारे हम्म। ऑफिस में जो भी पिक्चर्स आते हैं हम उनको मेल करते हैं, मेल पे आते तो मेल पे रिप्लाई करते हैं, अगर व्हाट्सएप पे आते हैं तो व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि आप हमारे ऑफिस में आके एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे जाइए। उस इंट्रोडक्शन वीडियो दे से जाइए। हम थोड़ा आइडिया लगा जा पाएंगे कि आप कैसे दिखते हो, ठीक है। क्योंकि फोटो में बेसिकली फोटोशॉप भी बहुत होता है, बहुत ठीक बहुत है, फिल्टर्स बहुत फिल्टर्स। होता है, तो वीडियो में वो है। और नॉर्मली एक और दूसरा भी ट्रेंड चालू है कि अगर हम किसी की पिक्चर्स भी हैं, अगर हमें चाहिए भी, तो साथ में हम लोग उसके कैंडिडेट पिक्चर्स भी मंगवाते हैं। उससे थोड़ा हमेशा आइडिया लगता रहता है कि उसके
विद मेकअप ये ऐसा दिखता है, और लेकिन विदाउट मेकअप कैंडिड पिक्चर्स में ये कैसा दिखता है। सो वो भी एक ट्रेंड चालू है। और सेकेंडली मैंने एक और चीज रियलाइज की है कि जब भी आपको कुछ इंटरनेशनल एक्टर जो फोटोग्राफ भेजते हैं, जो कुछ लाइक अगर यूएस के एक्टर हैं या यूके के एक्टर्स हैं, ठीक है, जो हॉलीवुड में काम करते हैं, जब बाकी किसी और इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, दे ऑलवेज सेंड यू कैंडिड पिक्चर्स। Okay, sir. They not send the portfolio pictures. They always try to always send you the candid pictures and all. उनकी 3 या 4 बेसिक पिक्चर्स होती हैं, मिड फुल लेंथ, मिड लेंथ, ठीक है, क्लोजअप, ठीक है, राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, इसकी 4 या 5 पिक्चर्स वो आपको हमेशा वही पिक्चर्स भेजते हैं। तो ये ऑलवेज हॉलीवुड में ट्रेंड है, हमारे यहाँ भी धीरे धीरे आई थिंक आ जाएगा। ओके सर, तो कैंडिड जो फोटोग्राफ्स हैं वो ज्यादा वर्क करती हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर प्रोफेशनल फोटोशूट। प्रोफेशनल फोटो शूट कराते हैं एक्टर्स और उसमें बहुत ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, और वो एक लाइक आपके लिए एक्टर्स को आप मना करते हैं सर इस तरीके की चीजों को फॉर द एक्टिंग जॉब। अगर आपको मॉडलिंग लाइन में जाना है और अगर आपको टीवी कमर्शियल या टीवी कमर्शियल्स करने हैं, जब मॉडलिंग लाइन में जाना है, देन यू रियली नीड दैट पिक्चर्स, ठीक है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर अबाउट द एक्टिंग। When you like when we do the casting for films and all, then you always need a candid pictures or the introduction video. उससे ही हम लोग आगे सेकंड राउंड के लिए ऑडिशंस के लिए बुलाते हैं। But when you do the modeling and all, then you need like proper portfolio pictures and all. सर एक सवाल है, ये कई एक्टर्स का ये सवाल है, वो बहुत सालों से ऑडिशन दे रहे हैं, बहुत सालों से ऑडिशन दे रहे हैं, उनका काम नहीं बन रहा है, वो ऑडिशन दिए जा रहे हैं, वो लाइन में खड़े हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, फिर कल को ऑडिशन देने जा रहे हैं। तो सर क्या ये एक ही जरिया है काम मिलने का, सिर्फ ऑडिशंस, या और भी तरीका है कि जिससे कि उनको काम मिल सके? और जो इतने साल से वो मुंबई शहर में है और वो सिर्फ ऑडिशन के भरोसे बैठे हुए हैं कि मैंने वहां पर ऑडिशन दिया था, वो किसी दिन मेरे पास कॉल आएगा, फिर वो मेरा काम बनना शुरू होगा। तो सर आपको क्या इसमें सर क्या बोलना है आपको, कि क्या सिर्फ ऑडिशंस के ही भरोसे एक्टर्स बैठे रहें या और क्या तरीका है? नहीं, और कोई तरीका नहीं है। आप जितनी मर्जी कहानियां बुन लो, जितनी मर्जी पहेलियां बुझा लो, ठीक है, जितना मर्जी अपने आप को दिलासा दे लो, पर एंड ऑफ द डे आप धीरे धीरे ऑडिशन करके कोई अच्छा रोल क्रैक करेंगे। जब एक अच्छा रोल आप क्रैक कर लेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा कभी ऑडिशन देने की जरूरत होती है, फिर आपका काम देख के आपको बुला लिया जाता है, ठीक है। ओके। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका लक फैक्टर भी बहुत काम करता है। यस सर। थर्ड, कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा ऑडिशंस दे के ना, ठीक है, कभी कभी आप अपना क्वालिटी ऑफ एक्टिंग भी बहुत कम हो जाती है। लाइक यू नो कि समटाइम ऐसा होता है कि आप बार बार मतलब जहां आपकी जरूरत नहीं है वहां भी आप ऑडिशन दिए जा रहे हैं, पर आपको लगता है कि आपने काउंटिंग कर ली है कि अभी आपने 4 ऑडिशन दिए हैं, पर मुझे नहीं लग रहा कि आप एक ही जगह फिट थे, ठीक है। आप 3 जगह खुद चले गए, जहाँ आपका दिल रखने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर ने या किसी कास्टिंग असिस्टेंट ने आपको ऑडिशन पे बुला लिया, ठीक है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है, ठीक है। खाली बहुत बार ऐसा होता है, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने 500,000 ऑडिशन दिए हैं तो आपने कुछ बहुत बड़े ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 500 रोल भी किए हैं तब भी उनका कुछ नहीं हो रहा। जी सर। इट्स हैपन, टेक टाइम, आपकी किस्मत, आपका लक, ठीक है। आप एक अच्छे ऑडिशन, जिस अच्छे ऑडिशन से आप एक अच्छा रोल क्रैक कर सके, उसी का वेट कर रहे हैं। और सारी दुनिया, आई थिंक सब लोग जितने एक्टर्स हैं जो अभी कुछ नहीं बन पाए, सभी उसी का वेट कर रहे हैं। ओके सर। तो ये ऑडिशंस ही एक तरीका है कि लाइक आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं बढ़िया से और जाकर ऑडिशंस की लाइन में खड़े होते हैं, ऑडिशंस देते हैं और फिर आप वेट करते हैं कि वहां से कॉल आएगा। मुझे लगता है वेट करनी नहीं चाहिए। अच्छा सर। वो आपने अपना कर्म कर दिया, ठीक है, अभी आप आगे बढ़ो, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। सो सी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने सुबह उठे और आपने एक ऑडिशन दिया XYZ कहीं भी, राइट। वो ऑडिशन आपका बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम थी, शायद वो रोल आपके लिए नहीं सूटेबल नहीं था, आज सुबह आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, देयर इज 30 रीजन कि आपका वो ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ। अभी आप अपने माइंडसेट में वो बना के बैठे हैं कि वो आपने ऑडिशन अच्छा नहीं दिया, ठीक है, और उसी दिन आपके 2 और ऑडिशंस हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक आपके माइंडसेट में ये चल रहा है कि आपने पहला ऑडिशन नहीं दिया, अच्छा नहीं हुआ, अरे वो बहुत बड़ी फिल्म थी, ठीक है, वो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर की फिल्म थी,
ठीक है, अरे वो रोल मुझे मिलना चाहिए था। अब उस चक्कर में बाकी जो 2 ऑडिशन है आप उसको भी बाट लगा दो, उन दोनों ऑडिशन की भी आप बैंड बजाने वाले हो। सो मेरे हिसाब से जब आप एक ऑडिशन देके एक कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस से निकल रहे हो, उसी टाइम आपको भूल जाना चाहिए। आपको जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ, दैट इज योर कर्म। आप जाओ, अपना काम करो, ऑडिशन दो अपने शिद्दत से, वापस आओ और भूल जाओ। जिस दिन कॉल आएगा उस दिन देखेंगे ना, ठीक है। यस सर। तो एक्सपेक्टेशंस भी कभी कभी आपका बाकी सब काम बहुत खराब कर देती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक एक्टर को बहुत ज्यादा जो करके आए हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। जी, एक और भी मेरा राय है, शायद हो सकता है बहुत से लोग मेरे बारे में, मैं तो कभी कभी एक्टर्स आते हैं और बोलते हैं कि सर हमने आज शूट किया, या कभी कभी सेट से फोन आता है कि दादा एक सीन किया था, बहुत अच्छा था लेकिन और बेटर हो सकता था। मैंने बोला हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हो गया ना। अभी उस सीन के बारे में कि आपने बार बार सोच के कि मैं इससे बेटर कर सकता था, अगर डायरेक्टर को लगा होगा कि इससे बेटर आप कर सकते तो वो डेफिनेटली आपसे एक और टेक करवाता। अगर डायरेक्टर इज सेटिस्फाइड, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो ये भी एक बहुत ओवर थिंकिंग है जो हमेशा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। द सेम थिंग इन ऑडिशन, कि आपने एक ऑडिशन दिया, आप उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि बाकी सारे आने वाले ऑडिशंस और आने वाले दिनों के ऑडिशंस भी आप अपने वेस्ट कर लो। ठीक सर, देकर बस भूल जाओ, अब आगे की तैयारी करो, आगे के ऑडिशन पर ध्यान दो। सर मेरा ये अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि किसी भी एक्टर को फर्स्ट टाइम ऑडिशन पर बुलाने के बाद आप उससे क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने आ रहा है। और सर आप बस फर्स्ट ऑडिशन में आप क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी उसने स्क्रिप्ट को शायद कुछ बार स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा, और उसने डायलॉग्स को मेमोराइज किया होगा। फर्स्ट टाइम इंप्रेशन क्या आप एक एक्टर में देखते हैं जिसको देखकर आपको लगता है कि ये कर सकता है, भले इसने अभी उतना बेटर नहीं किया है लेकिन ये कर सकता है, पहली आपकी सर क्या कॉन्फिडेंस, एक्सपेक्टेशन है? अच्छा, कॉन्फिडेंस, आदमी का कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सबसे यस मोस्ट सर। इम्पोर्टेंट, ठीक है, राइट। यस सर। कुछ लोग नेचुरल होते हैं, कुछ लोग नेचुरल नहीं होते हैं, कुछ लोग नेचुरल एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग नेचुरल एक्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है। हर बहुत सी टेक्निक हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से लोग एक्टिंग करते हैं, ठीक है। यस तो सर। मेरे हिसाब से, ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट की, ठीक है। हम सबसे पहले कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आदमी में कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। द सेकंड के उस वो लुक में कितना जा रहा है। आप कितने भी अच्छे एक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मेरे कैरेक्टर में नहीं जा रहे हैं तो आप मेरे लिए जीरो है, यस सर। राइट, ठीक है। मेरे लिए किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर या किसी भी डायरेक्टर के लिए आप जीरो हैं जब तक आप उस लुक में नहीं जा रहे हैं। अभी ये भी एक भी डिबेट का हिस्सा है कि आपकी लुक बनाई भी जा सकती है, ठीक है। बट कभी कभी एक डायरेक्टर के या कास्टिंग डायरेक्टर के माइंड में एक पर्टिकुलर लुक होती है, ठीक है। जब जब बेसिकली जब कोई डायरेक्टर राइटिंग करता है, जो उसके माइंड में एक पर्टिकुलर हमेशा लुक होती है, और वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा होता। अगर उसको एक्सपेरिमेंट ही करना होगा, फिर मुझको लगता है कि उसको कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर उन्होंने इसलिए रखा है कि उनके माइंड में जो है, कास्टिंग डायरेक्टर उसको हुबहू आपके सामने लाके खड़ा कर दे, वैसा ही लुक, वैसा ही अंदाज, वैसा ही लहजा। तो वो इम्पोर्टेंट है कि लुक बहुत मैटर करती है और आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। बाकी कॉन्फिडेंस है। मैंने बहुत से ऐसे एक्टर भी देखे हैं जो ऑडिशन दे दे के भी बहुत सीख गए, ओके। राइट। सो ऑडिशन सी, अब ऑडिशन में क्या करते हैं हम, हर बार ऑडिशन में एक नया कैरेक्टर प्ले करते हैं, ठीक है। ऑडिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। कभी आप डॉक्टर बन रहे होते हैं, तो कभी आप भाई बन रहे होते हैं, कभी आप नेगेटिव प्ले कर रहे होते हैं, कभी आप गांव वाले बन रहे होते हैं, कभी आप मेट्रो सिटी के कुछ प्ले कर रहे होते हैं। सो एवरी डे यू हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर यू हैव टू प्ले, ठीक है। उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने सर एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, मैं मतलब मानता हूँ कि आपने कम से कम लाखों ऑडिशंस देखे होंगे, मतलब लाखों ऑडिशंस देखे होंगे, बहुत अच्छे ऑडिशंस देखे होंगे, बुरे ऑडिशंस देखे होंगे, बहुत बुरे ऑडिशंस भी देखे होंगे। सर मेरा सवाल ये है इसमें कि आप ऑडिशंस में एक्टर्स को जनरली क्या गलत करते हुए देखते हो, वो क्या वो गलत कर रहे हैं, वो जो कि मोस्ट ऑफ द एक्टर्स वो क्या गलत कर रहे हैं कैमरे के सामने, इतने सारे जो ऑडिशंस को देखने के बाद आप उनमें क्या खामियां देख पाते हैं उनके ऑडिशंस में कि ये नहीं या ऐसा सर? सी, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बहुत से एक्टर ना
ऑडिशन से ज्यादा कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर को इम्प्रेस करने में के चक्कर में बहुत वर्ड्स ऑडिशन दे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अच्छा, जैसे आपको बोला, आप आओ, अपनी लाइनें याद करो और प्ले कर जाओ, ठीक है। सी 80% जब आप ऑडिशन देने जाते हो तो आपको कैरेक्टर की बैकग्राउंड, उसका हाव भाव, मैक्सिमम चीजें नहीं पता होता। आप लाइनें पढ़ते हो, 2 मिनट का आपको ब्रीफ मिलता है, उसी हिसाब से आपको प्ले करना होता है, राइट। सो मेरे हिसाब से जितना नेचुरल और जितनी लाइनों की आप समझ करके आप उतना प्ले कर सकते हो, उस टाइम पे आप ऑडिशन दे सकते हो, दैट इज ऑलवेज बेस्ट। व्हेन यू ट्राई टू डू सम ओवर या कुछ ओवर आप करने की कोशिश करते हो, बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश करते हो, देन मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्क्रूड अप। मैंने बहुत बार देखा है कि कभी कभी बहुत लोग आते हैं, ठीक है, ऑडिशन देने के लिए, और इतने अच्छे एक्टर होते हैं और हम लोगों को लगता है यार ये तो इतना अच्छा एक्टर था, इसने ये इतना बुरा कैसे कर लिया, ठीक है। सो समटाइम दे डोंट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, ठीक है। समटाइम दे डू ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज द वर्स्ट प्रॉब्लम। एक सिंपल सी लाइनें थी, आपको आना था, आपको समझना था, आपको पढ़ के प्ले करके जाना था। जब आप उस पे 2 घंटे स्क्रिप्ट लेके बैठे हो, आप उस पे नोट्स बना, बुरी बात नहीं है, ये भी करना चाहिए, ये भी होता है और होना चाहिए, पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ना कभी कभी आपका ऑडिशन स्क्रूड अप कर देती है। ओके सर, मतलब जो चीजें बहुत ही सिंपल हमें दिख रही है उसको भी सिंपल ना लेकर कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, अननेसेसरी, राइट। अगर आप अच्छे एक्टर हो, ठीक है, और आप लाइनें पढ़ते हो तो समझ आ जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर को तो समझ आता था, डायरेक्टर को तो सबसे पहले इजी 2 मिनट में समझ आ जाता है, ठीक है, राइट। अभी तो जितने भी अच्छे कास्टिंग असिस्टेंट्स भी हैं, जब वो ऑडिशन लेते हैं वो पहली या दूसरी लाइन में समझ आते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वो कहाँ, ठीक है। और सब कभी कभी जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम भी आती है, कभी कभी आपका एक कैरेक्टर के लिए सुर लगना भी बहुत जरूरी होता है। आप उस सुर को समझ पा रहे हैं, जो सुर कास्टिंग डायरेक्टर चाह रहा है, जो कास्टिंग या डायरेक्टर वो सुर चाह रहा है आपसे, अगर वो कभी कभी सुर नहीं लगे ना, तो भी आपका ऑडिशन सबसे बुरा हो सकता है। ओके सर, जो ठीक है, रिदम जो है उस कैरेक्टर का या जो जिस तरीके का टेम्पो है उस कैरेक्टर का, उसको समझकर फिर परफॉर्म करना। तो ब्रीफ लेना सर बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप ऑडिशन के लिए जा रहे हैं। as much information as you can get from your casting director, वो मिलती और नहीं जो है, भी वो एक्चुअली मिलती नहीं है बहुत ज्यादा, सॉरी। अच्छा, कभी क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत से ऑडिशंस आपको करने होते हैं, बहुत लोग होते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता नहीं कि कभी कभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल पाती है, ठीक है, राइट। कभी कभी इंफॉर्मेशन कास्टिंग असिस्टेंट्स के पास भी नहीं होती है, ठीक है। सो तो सर ये जब दो चीजें आपने जो इसके पहले जो मुझे आपने बताई वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका कॉन्फिडेंस और एक तो उसका वो लुक, तो दोनों भी अगर जा रहा है उसके हिसाब से भी, अगर उसने एक एक्टर ने प्ले किया कैमरे के सामने तो ऑडिशन को, तो वो कंसिडर किया जा सकता है कि लाइक हाँ इसका एक अच्छा कॉन्फिडेंस है और वो उस कैरेक्टर के लुक के साथ भी वो एक्टर जा रहा है। तो ये दोनों फैक्टर मिला के काम हो सकता है। मैंने बहुत है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बट आई रिमेम्बर, मेरे 2-3 ऐसे बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, वो कभी कभी एक लाइन सुनते हैं और बोलते हैं डन, लॉक करो। अच्छा, एक लाइन, क्योंकि एक लाइन, पहली लाइन पे कभी कभी आपका सुर लग गया, ठीक है, तो कभी कभी ऐप लग जाता है, राइट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहली लाइन सुनने के बाद बोलेंगे कि अरे मतलब ठीक है, इसका लुक अच्छा है, ठीक है, इससे दोबारा ट्राई। ऐसा हम 2 बार 3 बार भी इसलिए बुलाते हैं, कभी की री ऑडिशंस भी इसलिए होते हैं कि शायद हो सकता है आज आप अच्छे एक्टर हो, लेकिन आज आपका सुर नहीं लगा, आज आप उस कैरेक्टर को नहीं पकड़ पाए, शायद होते हैं, बड़े रीजंस होते हैं, ठीक है। आप दोबारा आएंगे, शायद हम दोबारा आपका ऑडिशन कर पाएंगे, शायद दोबारा आपको और बेटर तरीके से समझा पाएंगे। री ऑडिशंस या सेकंड राउंड का मतलब ये होता है कि आपने पहले 50 लोगों का ऑडिशन लिया, आपको लगा ये 5 लोग अच्छे हैं, अभी 5 को बुला के आप 2 घंटे, हर आदमी को आधे दे के 1 घंटे का टाइम इसलिए देते हो कि उसको पूरा उसको कैरेक्टर समझा सको। ओके, राइट। ये चीज, और आपको मालूम है सेकंड राउंड में भी लोग इसलिए बहुत ज्यादा कभी कभी मतलब प्रॉब्लमेटिक या हक देते हैं कि मतलब एक होता है ना, एक्साइटमेंट भी कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक करती है, वही दिखाने के लिए और दिखाने के लिए कि एक्साइटमेंट। तो हमारे ऑफिस में जब कभी इंट्रोडक्शंस होती हैं, ठीक है, सो
आधे लोग इंट्रोडक्शन में फंबल इसलिए कर देते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड कि हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है। ओके ओके तो ओके ओके। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको 5 चीजें बोलनी होती है ना, उसमें भी लोग कभी कभी फंबल्स कर देते हैं बिकॉज दे वेरी एक्साइटेड। सो एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सर मेरा अगला सवाल थोड़ा सा हटके है कि एक तो एक्टर जो मुंबई में आता है वो ब्रांडेड क्लोथ्स, कपड़े अच्छे पहनता है, अपना चेहरा वो चमकता हुआ हमेशा दिखाना चाहता है, और महंगे मोबाइल फोन्स को रखता है, और जिम जाके बहुत अच्छी सी अपनी बॉडी बना लेता है, और वो फिर एक कंप्लीट, उसको ये लगता है मैंने अपना कंप्लीट पैकेज तैयार कर लिया है। हाँ, जैसे एक नॉर्मल इंसान का रोटी कपड़ा और मकान होता है, उसी तरीके से उसका ब्रांडेड क्लोथ्स और सारी चीजें बॉडी वगैरह बना लिया है, चेहरा चमका लिया है, और फिर वो आ गया एक्टर बनने। तो ज्यादा कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होता है कि परफॉर्मेंस के टाइम पर कि ट्रेनिंग की नीड है, या फिर वो एक्टिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर स्पेशलाइजेशन लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे वो थिएटर के थ्रू हो या फिर किसी भी ऐसे एक्टिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से हो, या फिर वो बहुत कुछ किया हो पहले, या सिर्फ एक चेहरा अच्छा है, आपका बिल्डअप अच्छा है और आप एक्टर बनने आ गए। सो बेसिकली जिन लोगों का आपने जिक्र किया ना, ये एक अलग कैटेगरी के लोग हैं। इनको आप जितना मर्जी समझा लो कि एक्टिंग जरूरी होती है, इनको कभी समझ नहीं आएगा। जी जी ठीक है, जी। उनको लगता नहीं एक्टिंग करनी जरूरत पड़ती है। उनको हम्म। लगता है अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, जिम बनाया, सब कुछ हो गया, ठीक है, और मैं कंप्लीट पैकेज रेडी हो गया। ऐसा नहीं होता, वो जमाने गए। अभी मैंने बहुत अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग और जो थिएटर कर रहे हैं, जी 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 ठीक दादा। है, बहुत अच्छे अच्छे मैंने लोग, अभी मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत अच्छे दिखते हैं, ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं, ठीक है, और उनका सवाल ये होता है कि सर हम कौन सा थिएटर ज्वाइन करें, क्या हम एनएसडी जाएं, क्या हम बीएनए जाएं, क्या हम एफटीआई में जाएं, जी ठीक जी। है, और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो क्या हम न्यूयॉर्क अकेडमी में जाएं। हम्म। तो ऐसे वो ज़माना काफ़ी चेंज हो गया, पर ऐसे एक कैटेगरी है जिनको हमेशा लगता है कि अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और अच्छी लुक्स हो, बॉडी, जिम बनाओ और आप मतलब कंप्लीट एक्टर बन गए, ठीक है, हम्म वो उसी गलत फहमी में रह जाते हैं। हम्म ठीक है, मुझे नहीं हम्म लगता कि उस गलत फहमी से उनको कभी बाहर निकाला भी जा सकता है। तो हम्म। मेरे हिसाब से नहीं, दुनिया के किसी भी अच्छे एक्टर, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के हिसाब से एक्टिंग बहुत कंपल्सरी है। और अच्छी एक्टिंग मतलब अच्छी या बुरी एक्टिंग भी कह लो, मतलब कंपल्सरी तो है, उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग बिल्कुल उसके बिल्कुल। बिना आप कंप्लीटली ही वेस्ट है। सर आपको दो तरह के एक्टर्स दिखते होंगे, जो एक किसी अच्छे ड्रामा स्कूल से ट्रेन होके आ रहे हैं, और एक जो है वो किसी फिल्म स्कूल से ट्रेन होके आ रहे हैं, और दोनों की ऑडिशंस करने के टाइम पर कई बार ऐसी शिकायतें होती हैं कि जो थिएटर ट्रेन एक्टर्स हैं वो क्या थोड़ा सा लाउड कर रहे हैं, या उनको एक्टिंग का सेंस थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ उन लोगों ने करना सीख लिया है, या फिर जो फिल्म वाले हैं वो बहुत सटल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सारी चीजों को अंडर प्ले कर रहे हैं। लेकिन सर रिक्वायरमेंट दोनों ही चीज की है, कहीं पे एक्टर को लाउड भी होना है, कहीं पर उसको मतलब कम भी प्ले ये करना है। वो मेरे ख्याल से एक एक्टर का वो सेंस होना चाहिए, और वो सेंस को समझते हुए अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है उस कैरेक्टर के हिसाब से। तो या ओवर प्ले या अंडर प्ले, ये दोनों ही चीजों को सर आप किस तरीके से दिखते हैं एक्टिंग में या ऑडिशन में? सी आप जितने मर्जी अच्छे एक्टर हैं, ठीक है, आप थिएटर से हैं नहीं हैं, ठीक है, आप नेचुरल एक्टर हैं, आप कैरेक्टर की गहराई को कितना समझते हैं, ठीक है, राइट। कभी भी आप लोग हम कभी जिक्र करते हैं और उस एक्टर को देखा है और उस फिल्म में उसने इतना अच्छा कैरेक्टर किया बिकॉज उसने उस कैरेक्टर की गहराई को समझा, उसकी अंडर उस कैरेक्टर को समझा, जी जी ठीक है, जी वो सर। बहुत अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टर है, वेरी गुड, ठीक है, पर कभी वो लोग ये हमेशा डिस्कस करते हैं उस फिल्म में उसने इतना अच्छा रोल प्ले किया था। सो इसका मतलब उस कैरेक्टर, उस आदमी ने, उस एक्टर ने उस कैरेक्टर की गहराई को समझा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑडिशन पे आते हैं, ठीक है, आप उस कैरेक्टर की गहराई को कितना समझते हैं, ठीक है, मैंने आपको वही बोला ना कि कभी कभी आपका सुर नहीं लगता,
ठीक है, इसका मतलब आप कैरेक्टर की गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं। जी जी ठीक है, जी सर। आप अंडर प्ले कर रहे हैं, आप ओवर प्ले कर रहे हैं। ठीक है, आजकल मेरे हिसाब से 70-80% तो पीपल, हर डायरेक्टर को यही चाहता है कि मेरा हर कैरेक्टर अंडर प्ले करे, मतलब अंडर प्ले ना प्ले करे, मतलब बहुत नेचुरल प्ले करे। ठीक रियलिस्टिक, है, हाँ। अभी यस। रियलिस्टिक सिनेमा का काफी दौर है, सब डायरेक्टर उसी सुर पे ही काम करते हैं। तो हम भी एक्टर से चाहते हैं कि वो एकदम नेचुरल जितना प्ले कर सकता है, अगर उसको लगेगा, अगर हमें लगेगा या डायरेक्टर को उस ओवर एक्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो एक सर्टेन पर्टिकुलर कैरेक्टर है जिसमें उसको ओवर प्ले करना है, वो सेट पे करवाया जा सकता है। और कभी कभी ये भी होता है कि डायरेक्टर हमें बोलते हैं कि आप एक बार इससे दोबारा ट्राई करवा के इस कैरेक्टर को थोड़ा लाउड प्ले करवाने की कोशिश करो, कि हाउ ही प्ले लाउड। यस सर। जब बेसिकली जैसे कॉमेडी जब आप करते हो, ठीक है, जी राइट, उसमें आपको थोड़ा ओवर या लाउड कभी कभी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, होना पड़ता है सर। ठीक है, अपना वो करना पड़ता है। ठीक है, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, टचवुड, आप थिएटर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उसकी एक अलग रिस्पेक्ट है, उसकी अपनी एक आपकी एक स्टडी है। ठीक है, राइट। दूसरा जो आपने आई थिंक एक सवाल यहाँ से शुरू किया था, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही तरह की चीज कर करके ना, ठीक है, कभी कभी उसमें बहुत माहिर हो जाते हैं, तो वो कभी ना कभी आपको लगता नहीं है कि आप वो अच्छा बना रहे हो या बुरा बना रहे हो। राइट, अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो कभी कभी आपको खुद फील नहीं होता कि शायद आप ओवर कर रहे हैं। अच्छा 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 सर। यू गॉट माय पॉइंट। आपने शुरू किया ना कि एक्टर आते हैं, वो कभी कभी नहीं खुद फील होता, बिकॉज आप थिएटर में वैसे ही एक्टिंग चलती है और आप वैसे ही करते आ रहे हैं। ठीक है, बट एक चीज और भी है कि सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है, एक सर्टेन टाइम के बाद, राइट, आपको खुद, अगर आप 8 या 10 साल से थिएटर कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आपको खुद भी रियलाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि मेरे को थोड़ा और इम्प्रूव, अलग तरीके का करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक बार बीएनए में सेशन हुआ था, तो मैंने तब मेरी डिस्कशन हुई थी, तो मैंने काफी एक्टर्स को यही बोला था कि अगर आप प्ले भी करते हैं तो उसमें भी जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही तरह के प्ले करके ना, ठीक है, राइट, तो सीरियस प्ले करके कभी कभी क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं आप सीरियस एक्टर बन जाएंगे, आप एक ही तरह की चीज कर करके आपको ये नहीं पता चलता कि जो बाकी अलग कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो दैट इज, ये थोड़ा मेरे ख्याल से डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सच बोलूं तो जो भी लोग थिएटर से आते हैं उनका फर्क बहुत होता है। बिल्कुल, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी बेसिक जो नॉलेज होती है, या आप अगर 8-10 साल, यार आप 8-10 साल अगर थिएटर करेंगे झक तो मारेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो वो फर्क तो बहुत पड़ता है। बट ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं बहुत नेचुरल एक्टर होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी कुछ सीखा नहीं। सो मैंने ऐसे एक तरफ ये भी है, लाइक बहुत से ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, जो एक आधी फिल्म में कभी असिस्ट किया है, तो ऐसा नहीं है वो अच्छे फिल्म मेकर नहीं है। नहीं, बिल्कुल सर। ये एक चीज तो सर इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे भी करो, भले आपने कोई, आप ड्रामा स्कूल गए हो या कोई आप एक्टिंग स्कूल गए हो या नहीं गए हो, लेकिन सर वो एक आपकी एक वो एक्टिंग का सेंस और आपकी अपनी खुद की प्रैक्टिस आपने कितनी की है, वो बिल्कुल मायने रखती है सर। आप जो भी आप आगे चल के काम करना चाह रहे हो, आपने खुद भी अपने आप को कितना ट्रेन किया है। एक्टर सर आज के समय में मैंने बहुत सारे लोगों को दिखा है कि वो बहुत सारी वेब सीरीज देख रहे हैं और उससे वो लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारे जो है नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी सीरीज को देख डाल रहे हैं। और हर एक्टर का वो काम देख डाल रहे हैं, लेकिन वो खुद कर नहीं रहे, वो केवल चीजों को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को देख रहे हैं। सर तो क्या सिर्फ देखकर बहुत बड़े एक्टर या बहुत अच्छे एक्टर का काम ही आप सीख सकते हैं कि आपको भी करना पड़ेगा सर। ये चीज एक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बता रहे मैंने ये पूरा सीजन खत्म कर दिया, अब मैं ये खत्म करने जा रहा हूँ, ये खत्म करने जा रहा हूँ, उनको ये लगता है कि वो काम कर रहे हैं। तो सर ऐसे बहुत सारे अभी इस तरीके के ना एक्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो सिर्फ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वेस्टर्न एक्टिंग से और बड़ी बड़ी जो भी इस तरीके की वेब सीरीज आई हैं उनसे। उनके लिए सर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि क्या वही इनफ है? जितने भी सॉरी टू से, जितने भी अपने यहाँ इन्फ्लुएंस है ना, यस उनका भगवान भला है, उनको भगवान बचा सकता है।
मैं मेरी मतलब उनके लिए कोई उनको वो नहीं है, ठीक सिंपैथी है। क्यों सिंपैथी हाँ, मतलब बहुत से, सॉरी टू से कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है वो टिकटॉक पे वीडियोस बना के वो अगर वो एक्टर बन सकते हैं तो उनको भगवान बचा सकता है। उनके लिए मेरे लिए आई थिंक मैं उनको कोई सुझाव नहीं दे उनको पाऊंगा, भी बैन कर देंगे ठीक सर है। जल्दी। हाँ, मतलब आप उनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, गॉड ब्लेस देम। सेकंड, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, खाली थिएटर करने से भी ऐसा नहीं है आप थिएटर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। कुछ लोग थिएटर किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग उस पर डिस्कशंस करते हैं। तो मैं जितने भी दिग्गज एक्टर से मिला हूँ, ठीक है, वो हमेशा, जैसे आपके बीएनए के एक पास आउट हैं अशोक पाठक दादा, हाँ हाँ, सो हमेशा मेरी जब उससे अशोक से डिस्कशन होती है तो मेरे को हमेशा बोलता है दादा ये वाली किताब पढ़ने वाली, ये मैंने प्ले पढ़ा, ठीक है, एक मजेदार प्ले है, ठीक है। तो किताबें पढ़ना, एक्टिंग के बारे में, थिएटर मतलब बुक्स पढ़ना, प्ले पढ़ना, कहानियां पढ़ना, ये भी एक्टिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप खाली थिएटर कर रहे हैं और आप गए और अपना वो कैरेक्टर, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर उसके बारे में पढ़ भी रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं, ठीक है, राइट, और उसके बारे में, और जब आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है, वो भी आपकी एक नॉलेज को आपको इनहेंस करता है। बिल्कुल दादा। सो ऐसा खाली कंपल्सरी नहीं है कि आप मतलब गए और अपना वो रोज, इट्स देन इट्स 9 to 5 जॉब ना। आप गए, काम किया, घर आ गए, that's it। फिर आगे भूल गए कि आप एक्टर हैं। सो बीच में मैंने 2-3 टिकटॉक वीडियो बनाए खुद के। सो मुझे मतलब आई स्वेयर मुझे रियलाइज हुआ, मतलब मैं, बहुत डिफिकल्ट है एक्टिंग, नॉट इजी गेम, ठीक है। मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर होने के बावजूद मैंने पिछले 10 साल में, चलो मैंने एक्टिंग भी तब खुद छोड़ी, इसलिए छोड़ी थी कि मुझे मालूम था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर मैंने एज ए कास्टिंग डायरेक्टर काम शुरू किया, ठीक है। टचवुड नजर अच्छी थी जब भगवान की मेरे पे दया रही कि मैंने काफी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, ठीक है। तो मतलब एक परख करने की मेरे में थी। उसके बावजूद भी 10 साल के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद, मैं जब खुद टिकटॉक वीडियो बनाने लगा, मैं देखो ऐसे फॉर द फन एंड ऑल, तो मुझे मालूम है कि मेरी जान निकल गई। इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो इट्स नॉट ए इजी गेम। कि आप अगर सोचो कि आप मतलब 4 टिकटॉक वीडियो बना के आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैं वीडियो डालूंगा तो लोग ऑटोमेटिकली बोलेंगे दादा क्या बनाया है, क्या बनाया, और ठीक है, कुल मिला के देखा जाए घंटा पता होता है कि बहुत बुरा बनाया है। ओके सर, 2 शब्द है मुंबई में, एक फिट है, एक नॉट फिट है। फिट नॉट फिट, ये इस एक्टर्स बहुत ज्यादा ये शब्दों को सुनते हैं सर। कई बार होता है कि एक ऑडिशन रूम से बाहर एक बंदा नोटबुक लेकर और पेन लेकर बाहर आता है और 1 मिनट में वो 40-50 एक्टर्स को तुरंत डिसाइड करके बोल देता है नॉट फिट, और उनको वो भेज देता है वो वापस। और बहुत सारी लोगों की भीड़ में वो तुरंत 1 मिनट के अंदर 30-40 एक्टर्स को तुरंत वो जज करके भेज देता है। और सर, क्या इतने कम समय में क्या ये जज कर पाना कि वो कौन कितना फिट है या कितना फिट नहीं है, ये पॉसिबल है सर? बिल्कुल नहीं, बेवकूफ बनाते हैं हम। प्रॉब्लम, गलती हमारी भी नहीं है, गलती एक्टर्स की भी है कि जब आप कहीं जगह बिन बुलाए आप जाते हो, ठीक है, राइट, तो वो वही प्रॉब्लम होती है कि फिर आके बाहर हमें यही बोलना पड़ता है यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट फिट, बिकॉज हम उतना मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि हम दिन में 100 लोगों को ऑडिशन कर चुके हैं और आप नहीं भी जा रहे हो, ठीक है। सो मेरे हिसाब से गलती दोनों तरफ की है, ठीक है, राइट। हमें भी, हमें मालूम है कि नहीं दिख रहा है, हमें इनको नहीं बुलाया। अगर हमने आपको बुलाया हो तो डेफिनेटली वी ऑडिशन यू, हमने सोच समझ के बुलाया। अगर हमने आपको नहीं बुलाया और आप खुद आए हैं तो ऑटोमेटिकली हमें बाहर आके बोलना ही पड़ेगा। और वो भीड़ में बस वही होता है कि जो 4 अच्छे तेरे दिख गए, ठीक है, कि यार हाँ ये ठीक लग रहे हैं, इनको बिठा दो, हाँ फिट फिट फिट, तो वो अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो होता है, ठीक है। उसमें कोई साइंस नहीं होती है, वो जहाँ उंगल लगी फिट 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 नॉट फिट, फिट फिट नॉट फिट, नॉट फिट, वो बस वही बिल्कुल बल बिल्कुल चलता है। ऐसे करते करते हाँ करते बस, करते, हाँ हाँ, वो पकड़ बक्कड़ बम्बे वो, आपको मालूम है। तो ड्यूरिंग बिट्टू बॉस,
अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ सो हम लोग ऑडिशन कर रहे थे, तो हाँ ऐसे ही हमने ओपन ऑडिशन रखे थे। हमें एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक हाँ। है, जिसका हमें काफी देर से तलाश थी। वो उस हम्म। कैरेक्टर को हरियाणवी बोलनी थी, पतला दुबला, और ठीक है, और वो टैक्सी चलाता है, ठीक है, लैंगी, ऐसा एक कैरेक्टर की डिमांड थी। काफी ओपन ऑडिशन कर रहे थे, तो ऐसे रिसेप्शन पे काफी लोग बैठे होते थे, ठीक है, आते थे तो हम बोलते थे हाँ आप जाइए, आप फिट है, आप नॉट फिट, आप फिट नॉट फिट, आप फिट नॉट फिट, ऐसे हम बोलते थे। जी उन्हीं सर। एक नॉट फिट फिट में एक फिट जो आदमी था वो था अशोक पाठक। अशोक पाठक सर। हाँ, वो भी ऐसे ही हम्म। आए थे, बट वो फिट नॉट फिट में फिट हो गए। और अच्छा अच्छा। लकीली उन्होंने इतना कमाल का ऑडिशन दिया, हाँ ठीक है, कि हाँ। हम लोग सब दंग रह गए थे। सो कभी ओके कभी ऐसा भी होता है कि गलती से किया हुआ नॉट फिट, ठीक है, आपको बहुत शॉक कर जाता है, ओके ओके, नॉट फिट ऑडिशन भी फिट हो जाता है। हाँ तो। फिट हो जाता है। मतलब वो होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अरे वो ये मेरे साथ आया है, हाँ ठीक है। बहुत हाँ बार हाँ। ऐसा होता है कि आप किसी को साथ में लेके आए हैं, लेकिन वो सामने अब जो बाजू में आप जिसको लेके आए तो फाड़ के चला गया, यस सर वो इतना यस। अच्छा ऑडिशन देके चला गया, हम्म ठीक है। सो वो हम्म उसकी किस्मत भी होती है, उसका दिन भी होता है, उसका सुर भी होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है। पर मोस्ट ऑफ हम्म द टाइम जब आप भीड़ इकट्ठी होती है, जब आप बिन बुलाए कहीं जाते हैं, तो हम्म। फिर हमें जब किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग असिस्टेंट को ऐसी कॉल लेनी पड़ते हैं, तो बाहर जाता है और वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करता है और बोल देता है कि आप फिट है, दैट्स इट। ओके ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा सर। कास्टिंग में एक चीज होती है प्राइमरी कास्टिंग, सेकेंडरी कास्टिंग और टर्शियरी कास्टिंग। इसका सर थोड़ा सा ऑडियंस को एक बार मीनिंग भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। और कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में इन तीनों में से किस टाइप ऑफ कास्टिंग की बागडोर उसके हाथ में होती है? क्या वो प्राइमरी कास्टिंग वो ओपनली कर सकता है, या वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, या फिर कुछ होता भी है उसके हाथ में, या मोस्टली क्या उसके हाथ में होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कास्टिंग में? पहले सर इसका मीनिंग थोड़ा सा बता दीजिएगा, और फिर उसके बाद इस सो पे। यार ये एक्चुअली पब्लिक के सामने बोलने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके सर। प्राइमरी इज द बेसिकली इज द मेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ओके ठीक सर। है, राइट। और ट्रेजरी जो इनका 1 या 2 दिन का रोल होता है, जब तो बेसिकली नॉन डायलॉग या नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम ट्रेजरी कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो एक कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में डिपेंड करता है कि किस तरह की फिल्म आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फिल्म कर रहे हो जिसमें अजय देवगन है, ओके ओके। राइट, ठीक है। जैसे मैं तानाजी की बात करता हूँ, चलो, ठीक, उसमें अजय सर थे, ठीक है, अजय सर थे, राइट। और उसके बाद प्राइमरी कैरेक्टर्स का काम चालू हुआ, जिसमें उनकी जो वाइफ का कैरेक्टर काजल ने प्ले किया था, देन विलन में सैफ अली खान थे, फिर सैफ के ऑपोजिट नेहा थी, ठीक है, फिर बाकी जो शिवाजी वाला बाकी लोग कैरेक्टर। थे। हाँ हाँ। हाँ, शिवा जो कैरेक्टर, दैट इज बेसिकली 5-6 इंपॉर्टेंट प्राइमरी कैरेक्टर, प्राइमरी कैरेक्टर्स। ओके ओके सर। राइट। सो मुझे मैक्सिमम फिल्म्स में, मुझे क्या, बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर को भी, मुझे लेकिन तानाजी में वो सारे कैरेक्टर के डिस्कशन करने का मौका मिला, यस सर। राइट। डिस्कशन में आप जरूर होते हो, आप उस एक्टर को फोन कर रहे हो या डायरेक्टर से आप फोन करवा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। सो प्राइमरी कैरेक्टर के अंदर भी कास्टिंग डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। सेकंड, जैसे आप उरी की बात कर ले, जैसे उरी में ऑलरेडी विकी कौशल थे सिर्फ, उसके अलावा जो यामी गौतम आए, या फिर कृति पुरारी आए, या चपरेश रावल आए, ठीक है, जी फिर सर। मोहित आए, यस सर। बाकी जो सारी कैरेक्टर थे वो कास्टिंग थी, वो प्राइमरी कैरेक्टर थे, वो सारी कास्टिंग मैंने एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, ओके सर। ठीक है। सो लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो प्यार का पंचनामा, हाँ 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 उसमें सारे प्राइमरी कैरेक्टर ही मैंने कास्ट किए थे। हाँ जहाँ अगर मैं किसी और कास्टिंग डायरेक्टर की बात करूं, काई पहुंचे, तो हाँ मुकेश छाबड़ा ने जो आई थिंक सुशांत सिंह को वो ढूंढ के लेके आए थे, हाँ हाँ ठीक हाँ। है। सो वो प्राइमरी कैरेक्टर भी मैक्सिमम द टाइम कास्टिंग डायरेक्टर को करने को मिलता है। MS धोनी में सर जैसे आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी या कास्ट किया था MS धोनी नहीं, फिल्म में। MS धोनी में भी जैसे दिशा पटानी थे, उनको मैंने कास्ट किया था, या क्यारा अडवाणी थे, उनको मैंने कास्ट किया था। जी सो दैट सर। इज द प्राइमरी कैरेक्टर, हाँ हाँ। राइट। सपोर्टिंग तो इस हमारा ही जॉब है। और कभी कभी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर टेरेस्ट्री कास्टिंग करते हैं, और कभी कभी होता है कि नहीं करते हैं, बट आई ऑलवेज वांट टू डू टेरेस्ट्री कास्टिंग आल्सो। तो मुझे लगता अच्छा। है कि फिल्म के अंदर एक डायलॉग बोलने वाला एक्टर भी
मुझे ही कास्ट Got it. करना है, तो मुझे पता रहता है कि एक फिल्म का सुर क्या है और उस सुर के हिसाब से वो कौन सा एक्टर कास्ट होना चाहिए। सर, लखनऊ के रंगमंच के एक बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी, जिन्होंने फिल्मों में भी बहुत काम किया है, फिल्मों में, सीरियल्स में, श्री अनिल रस्तोगी जी का एक मैसेज है आपके लिए, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। नमस्कार विकी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख करके, और मुझे उम्मीद है कि आपकी बातों से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। वैसे तो आप पिछले साल भी आए थे, लेकिन एक ऑडिटोरियम में बात करना और एक वेबिनार में बात करना बहुत फ़र्क है। वेबिनार से आपको काफ़ी लोग सुनेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बात से लाभान्वित भी होंगे। मुझे आपसे 2-3 बातें करनी हैं। जब आप वेबिनार में हैं ही हैं और इन्होंने मुझे मौका दिया है कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि इधर यूपी में बहुत काम हो रहा है, बड़ी फिल्में बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, ये क्राइम सीरियल्स बन रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। तो जाहिर है कि बहुत से यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, उनको काम भी मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको ढंग का काम मिले। तो इसमें आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आज जो आप बातचीत करेंगे, जाहिर है आप बताएंगे ही, लेकिन मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताइए कि ऑडिशन कैसे अच्छा दिया जा सकता है ताकि उसमें अप्रूवल हो जाए। दूसरे, लोगों को अगर अपनी प्रोफाइल बनानी हो तो प्रोफाइल कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत से डायरेक्टर्स हैं या कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं आपके जैसे, वो प्रोफाइल मांगते हैं एक्टर की। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने बॉम्बे में एक डेटाबेस बना रखा है, मैं भी उस डेटाबेस का हिस्सा रहा हूँ, तभी आपके ज़रिए मुझे 2 फिल्में मिली। मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में काम किया, बाटला हाउस में काम किया, और बाटला हाउस की वजह से मुझे निखिल अडवाणी जी की एक वेब सीरीज़ में भी काम करने को मौका मिला, बॉम्बे डायरीज़ में। तो उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप इधर हमारे यहाँ लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो आप क्यों नहीं एक डेटाबेस हमारे इस रीजन के आर्टिस्टों का, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो हैं बॉम्बे नहीं पहुंच सकते हैं और कुछ की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन काम तो करना चाहते हैं, और यहाँ पर आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप एक डेटाबेस यहाँ के आर्टिस्टों का भी बनाएं, और जब डेटाबेस आपके पास रहेगा तो ये भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे बॉम्बे से लोग आते हैं, अब आप समझिए कि यहाँ पर अभी मीरा नायर जी ने एक वेब सीरीज़ बनाई, प्रकाश जी ने वेब सीरीज़ बनाई, अनुभव सिन्हा जी ने कई फिल्में की। ये तो वो है कि जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ, मैं जानता हूँ। वैसे बहुत सारा काम यहाँ लखनऊ, बनारस वगैरह शहरों में हो रहा है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि जब आप उनको रेकमेंड करें, क्या होता है कि यहाँ से जो बॉम्बे से लोग आते हैं, वो मेजर रोल्स जो हैं वो तो साहब वो मुंबई के हिस्से में चले जाते हैं, यहाँ के लोगों को माइनर रोल्स मिलते हैं, जबकि टैलेंट उनके में कम नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जब आपके पास डेटाबेस होगा तो आप अच्छे रोल्स के लिए भी उन डायरेक्टर्स को रेकमेंड कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो ये वेबिनार आज हो रहा है, इससे जो हमारे दर्शक या श्रोता हैं, जो BNA ने ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इससे सबको बहुत फ़ायदा होगा, और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। सो मैं अनिल रस्तोगी साहब का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हम इतना मान बख्शा मुझे, एंड उन्होंने जो हमें सुझाव दिया है कि हम जो जितना भी यूपी क्षेत्र के एक्टर्स हैं उनका एक डाटा इकट्ठा करें। ठीक है, और वो बहुत 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 अच्छा सुझाव है, और मुझे लग रहा है कि मैं BNA के साथ मिलके इस पे आगे हम बात करेंगे। बात क्या करेंगे, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। एंड सबसे बात एक में बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो उनकी वीडियो सुन के मुझे समझ आई कि मैं बहुत ही कम ऐसे एक्टर से मिला हूँ जो अपने अलावा अपने बाकी जो दोस्त, भाई, बंधु, जो आजू बाजू के जो एक्टर्स हैं उनको भी कितना प्रमोट करना चाहते हैं। नहीं तो मैक्सिमम में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो मैक्सिमम तो जो एक्टर्स होते हैं बहुत सेल्फिश होते हैं कि हमारा काम हो रहा है तो जो ठीक है। बट आई थिंक उन्होंने एक जो इनिशिएटिव जो सुझाव दिया है, बहुत बहुत अच्छा सुझाव है। आई थिंक इस पे हम लोग डेफिनेटली अनिल सर काम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही नॉलेजेबल बातें सर आपसे हमें पता चली, और हमारे माध्यम से हमारे जो भी दर्शक हैं उनको बहुत सारी बातें या उनके बहुत सारे जो भ्रम रहे होंगे वो भी आज शायद टूटेंगे या कम हुए होंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद पूरे BNA परिवार की तरफ से।
Thank you so much, sir, for joining us in this webinar. So, sir, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, sir. Thank you so much. So thank you.